हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में और मैं आरती। चलिए, आज का जो वीडियो है आपका बीपीएससी 134 का है। जी हाँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और इसमें ब्लॉक 1 हमारा ऑलरेडी कंप्लीट है। आज हम लेंगे ब्लॉक 2 और ब्लॉक 2 में लेंगे राज्य और जिला प्रशासन। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है पता है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। जब भी मैं वीडियो डालूंगी तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें यूनिट 1 ब्लॉक 1 था जिसमें सिर्फ यूनिट 1 था और ये यूनिट 2 है, राज्य प्रशासन की संवैधानिक रूपरेखा। आप कहते हैं कि मैं आपके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊं, और हमारी कोशिश होती है और हमारा मानना भी है कि यदि आप पूरी यूनिट, पूरा लेसन आप पढ़ेंगे तो कहीं से भी कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा तो आपसे लिखते बन जाएगा। आप कुछ ना कुछ तो लिख ही लेंगे। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन साथ में कोशिश होती है कि आपको इंपॉर्टेंट के अलावा भी कुछ चीजें, बेसिक चीजें बताई जाए, जिससे कोई भी क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है कि टिप्पणी करने के लिए भी आपके इसमें आता है, तो आप फिर परेशान ना हो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यूनिट 2 में इंपॉर्टेंट में राज्य सरकार की शक्तियां हम पढ़ेंगे, राज्यपाल की भूमिका और ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राज्य सरकार की शक्ति और राज्यपाल की क्या भूमिका है। ठीक है, ओके। साथ में ही राज्य का मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री की भूमिका, इन पे भी एक नजर डाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। पहले थोड़ा सा प्रस्तावना देख लेते हैं। संविधान के पहले अनुच्छेद में ही कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा और अमेरिकी संविधान में संघ शब्द का प्रयोग फेडरेशन के लिए किया गया है। ठीक है ना, लेकिन हमारे संविधान में संघ यानी यूनियन अमेरिकी संविधान द्वारा स्थापित संघ जैसा नहीं है। यानी अमेरिका के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग फेडरेशन के लिए किया गया है, जबकि हमारे संविधान में संघ यानी यूनियन जो शब्द है वो अमेरिकी संविधान के द्वारा स्थापित जो संघ फेडरेशन है उसकी तरह नहीं है। हमारे संविधान में संघ की अनेकों विशेषताएं हैं। जैसे कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो पहली विशेषता यहाँ पे हो जाती है दोहरी शासन। पहली विशेषता होती है दोहरी शासन या व्यवस्था, दोहरी शासन व्यवस्था। ठीक है, या आप उसे कह सकते हैं दोहरी सरकार। ओके, फिर दूसरी व्यवस्था क्या होती है, संघ एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन। ओके, राइट। और तीसरा देख लेते हैं संविधान की सर्वोच्चता, तीसरी विशेषता हो गई, सबसे बड़ा संविधान होता है। और चौथी विशेषता हो जाती है संविधान की व्याख्या की अंतिम शक्ति न्यायालय के हाथों में होना। देखिए, अब मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका क्रिएट हो रहा है। क्वेश्चन क्या क्रिएट हो रहा है, यदि क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछ ले कि संघ की विशेषताएं लिखिए। ठीक है ना, कि संघ की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो आप लिख सकते हैं। पहली विशेषता है कि दोहरी सरकार यहाँ पे होती है, शासन जो होती है वो दोहरी शासन व्यवस्था होती है। दूसरी विशेषता आप लिख सकते हैं कि संघ या फिर राज्य सरकारों के बीच, यानी संघ का मतलब होता है जो केंद्र होता है। ठीक है ना, और जो राज्य सरकारें होती है इनके बीच अलग अलग शक्तियां हैं। शक्तियों के यहाँ पे विभाजन बंटवारा किया गया है। कुछ शक्तियां राज्य को मिली है, कुछ शक्तियां संघ को यानी केंद्र को मिली है। ठीक है ना, जिसका यूज राज्य सरकारें अपने लिए करती है, वहां पे जो केंद्र है वो इंटरफेयर संघ नहीं कर सकता है। ठीक है ना, तो ये शक्तियों का विभाजन है, दूसरी व्यवस्था यहाँ पे विशेषता हो गई। और तीसरी जो विशेषता है वो है कि संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सबसे ऊपर है। ठीक है ना, सरकार से भी ऊपर संविधान है, इसलिए संविधान की सर्वोच्चता यहाँ पे रखा गया, सर्वोपरि है। और चौथी विशेषता संविधान की व्याख्या ही है कि अंतिम जो शक्ति होती है वो किसके हाथ में होती है, न्यायालय के हाथों में होती है। ठीक है ना, ओके। और दूसरी और बहुत सी विशेषताएं एकात्मक शासन की है। अब एकात्मक शासन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, जैसे एकीकृत न्यायिक प्रणाली, चुनाव की एकीकृत मशीनरी, लेखा तथा लेखा परीक्षा, आपातकाल तथा कुछ मामलों में तो साधारण काल में भी राज्य सरकारों के ऊपर केंद्रीय सरकार का अधीक्षण, इकहरी नागरिकता आदि। तो ये एकात्मक शासन की विशेषताएं हो गई। ठीक है ना, राइट। अब आगे देखते हैं कि इन विशेषताओं के कारण हमारे संविधान को अर्ध संघीय राजनीतिक व्यवस्था कहा जाता है। तो केंद्र तथा राज्य यानी संघ यानी केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता के कारण ग्रेनविल ऑस्टिन ने हमारे संघ को सहकारी संघवाद कहा है।
तो ये जो ग्रेनविल ऑस्टिन है, उन्होंने हमारे संघ को क्या बोला है? सहकारी संघवाद कहा है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र और जो राज्य सरकारें होती हैं, इनके बीच शक्तियों का आदान प्रदान होता है, इनकी शक्तियां विभाजित होती है और इनके बीच जो सहयोग होता है, घनिष्ठ सहयोग का मतलब बहुत ही अच्छा सहयोग, तालमेल अच्छा होता है इसकी वजह से। तो हमारा उद्देश्य यहाँ भारतीय संघ के स्वरूप पर विस्तार से चर्चा करना नहीं है, बल्कि राज्य प्रशासन के अध्ययन को समझना है। ठीक है, राइट। तो अब जैसे हमें पता है कि हमारी शासन व्यवस्था के 3 स्तर हैं। कौन कौन से स्तर हैं हमारी शासन व्यवस्था के? 3 स्तरों पर हमारी शासन व्यवस्था चलती है। पहला स्तर हो गया केंद्र या संघ स्तर, ठीक है ना? कौन सा हो गया? केंद्र या संघ स्तर। दूसरा हो गया राज्य स्तर, ठीक है ना? और तीसरा हो गया स्थानीय स्तर। स्थानीय स्तर पर क्या आती है? पंचायतें वगैरह आती है, माइंड में रखिएगा। नगर पालिका वगैरह सब चीजें होती हैं शहर में, गांव में पंचायतें हो गई। तो शासन व्यवस्था के 3 स्तर होते हैं, इसको भी थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। ठीक है, हो सकता है आगे इसको विस्तार में भी दिया गया हो। ठीक है, तो केंद्र तथा राज्य सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र होती हैं, स्वतंत्र रूप से काम करती हैं और एक क्षेत्र आच्छादन करने वाले अर्थात मिले जुले उत्तरदायित्व का काम करती हैं। ठीक है, अब यहाँ से मेन जो आपका ये लेसन है वो स्टार्ट होता है। तभी थोड़ा हमने प्रस्तावना देखा था। प्रस्तावना में हमें एक चीज इंपॉर्टेंट मिली, संघ की विशेषताएं कौन कौन सी, यानी केंद्र की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। अब राज्य सरकार की शक्तियां देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको रखूंगी इस क्वेश्चन को, ठीक है ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में, और मुझे ऐसा लगता है कि इससे क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, तो राज्य सरकार की शक्तियां क्या है? देखिए, केंद्र तथा राज्य सरकारें अपनी शक्तियां सीधे संविधान से प्राप्त करती हैं। मतलब जिसकी भी गवर्नमेंट होगी, शक्तियां उसको मिलेगी, और जो शक्तियां होती है वो सीधे संविधान से जुड़ी हुई होती है, संविधान के द्वारा उनको दी गई है, सिर्फ वो यूज करते हैं उसका। ठीक है ना? तो केंद्र तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा संविधान में 3 प्रकार से किया गया है। यानी आप देखिए, केंद्र और राज्य सरकारों को जब शक्तियां अलग अलग दी गई हैं, इन दोनों की शक्तियों को बंटवारा कर दिया गया है। तो जो बंटवारा किया गया है वो संविधान के माध्यम से किया गया है। ये शक्तियां संविधान में दी गई हैं, तो 3 प्रकार से इनका बंटवारा किया गया है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए हो गया ना, क्योंकि राज्य सरकार की शक्तियां यहाँ पे पूछा है, लेकिन यहाँ पे केंद्र तथा राज्यों की भी जो शक्तियां उनका बंटवारा किया गया है। बंटवारा जो किया गया है वो अनुच्छेद 246 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, राइट। संविधान की 7वीं अनुसूची में विषयों को 3 सूचियों में रखा गया। प्रथम या केंद्र सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र को है। तो अब जो यहाँ पर 3 प्रकार से संविधान में इनको अधिकार दिए गए हैं, शक्तियां दी गई हैं, ठीक है ना, बंटवारा किया गया है। तो पहला है कि केंद्र सूची में जो भी विषय हैं उन पर, क्योंकि केंद्र यानी यहाँ पर संघ सूची, ठीक है, केंद्र को संघ सूची यदि आता है तो कंफ्यूज मत होइएगा, संघ सूची कह सकते हैं। तो संघ सूची में दिए गए विषयों पर सिर्फ और सिर्फ कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र को होता है। क्यों? क्योंकि ये केंद्र सूची है, राइट। और इसी प्रकार द्वितीय या राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य को है। तो पहली सूची केंद्र हो गई जिसमें कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र को है। दूसरी सूची जो है राज्य सूची हो गई, या द्वितीय सूची भी आप कह सकते हैं इसे। तो इसमें कानून बनाने का जो अधिकार है विषयों पर वो केवल राज्य को है, क्योंकि ये राज्य सूची है। एक और हमारी तीसरी सूची आती है जिसे हम तृतीय सूची कहते हैं, या जिसे हम समवर्ती सूची भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन समवर्ती सूची से भी पूछा जाता है। तो ये समवर्ती यानी समान। तो देखिए, समवर्ती सूची में क्या होता है कि जिन विषयों पर कानून बनाया जाता है इनमें अधिकार केंद्र और राज्य दोनों का होता है, ठीक है ना। यानी दोनों सरकारों को कानून बनाने का अधिकार होता है, और जो भी बची हुई शक्तियां होती हैं वो केंद्र के पास। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है, मुझे लगता है इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो ये सूचियां हैं, यानी कि जो राज्य के और केंद्र सरकार राज्य सरकार की विधायी शक्तियों का बंटवारा किस तरह से होता है, यदि क्वेश्चन ये पूछा जाता है तो यहाँ पर आपका जो है आंसर यही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। केंद्र और राज्य शक्तियों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस तरह से होता है, तो ये आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। या संविधान में
3 प्रकार की सूचियां कौन कौन सी होती हैं, ठीक है ना। एक्सप्लेन से समझाइए तो आपको यही लिखना पड़ेगा। तो पहली सूची केंद्र सूची होती है और इसमें दिए गए विषयों पर कानून सिर्फ केंद्र बना सकता है, उसको अधिकार होता है। द्वितीय सूची राज्य सूची होती है जिसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है। तृतीय समवर्ती सूची होती है और जिसके अंतर्गत विषयों पर सिर्फ केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को कानून बनाने का अधिकार होता है। जो बाकी बची हुई शक्तियां होती है वो केंद्र के पास होती हैं। तो द्वितीय तथा तृतीय सूची जिसमें वे विषय हैं जिन पर राज्य सरकार को अकेले या केंद्र के साथ मिलकर कानून बनाने का अधिकार है। अब देखिए, द्वितीय सूची राज्य सूची होती है तो राज्य सरकार को तो ऑलरेडी कानून बनाने का अधिकार, उसमें केंद्र कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकती है, संघ कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। एक और सूची होती है समवर्ती जिसमें दोनों को मिलकर कानून बनाना होता है केंद्र के साथ में। तो देखिए ये राज्य सूची आ गई, उनकी संक्षेप में यहाँ पे चर्चा की जा रही है, ठीक है ना। तो राज्य सूची में 59 विषय हैं। कितने विषय हैं? 59 विषय हैं, ठीक है, ओके। और जिन पर राज्य सरकार का एकमात्र अधिकार होता है। कुछ महत्वपूर्ण विषय होते हैं, ये ऐसे विषय हैं जिन पर राज्य सरकार खुद कानून बनाती है, केंद्र का इंटरफेयर इसमें हस्तक्षेप नहीं होता है। जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, स्थानीय शासन आदि। ये विषय जनता के लिए, हमारे लिए, आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि सार्वजनिक व्यवस्था हमारे लिए होनी चाहिए, हमारी सुरक्षा के लिए पुलिस होनी चाहिए। कृषि, जो खेती किसानी कर रहे हैं जनरली लोग इसी से जुड़े होते हैं तो उनके लिए कानून बनाने चाहिए, है ना। सार्वजनिक स्वास्थ्य की आवश्यकता सभी को होती है, स्वच्छता की आवश्यकता सभी को होती है और स्थानीय शासन का मतलब होता है। तो ये कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पर राज्य सरकार क्या करती है, कानून बनाती है, ठीक है ना। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है इस कानून से तो उसका निपटारा भी राज्य स्तर पर ही होता है। तो ये जो विषय होते हैं साधारणतः राज्य के एकमात्र क्षेत्राधिकार में होते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ राज्य इस पे कानून बना सकता है और राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत होते हैं, ठीक है, ओके। लेकिन कुछ परिस्थितियों में जो संसद है इन विषयों पर कानून बना सकती है, यानी केंद्र सरकार जो है। जैसे राष्ट्र हित में, ठीक है, कुछ चीजें होती है तो राष्ट्र हित में कुछ कानून वगैरह पास करवाने हो तो यहाँ पर संसद को राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है, ठीक है, लेकिन अधिकार सिर्फ 1 वर्ष के लिए होता है, ओके। फिर आपातकाल की स्थिति लागू होने पर संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बना सकती है। अब देखिएगा यहाँ पे एक ही क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। पहला तो यहाँ पे राज्य सूची से भी क्वेश्चन पूछ सकता है तो आप बड़े आराम से लिख सकते हैं, राज्य सूची का मतलब राज्य जहाँ पे कानून बनाता है। लेकिन यहीं पे दूसरा जो है क्वेश्चन आपको दे दिया कि संसद जो है किन विषयों पर कानून बना सकती है, ठीक है ना, किन विषयों पर उसको अधिकार मिला है कानून बनाने का। संसद के पास कौन कौन से कानून है, कौन कौन से अधिकार हैं, तो फिर आप ये सब लिखेंगे। तो पहला राष्ट्रहित आएगा, दूसरा आपका आपातकालीन स्थिति आएगा, ठीक है ना। फिर तीसरा हो जाएगा 2 या अधिक राज्यों के कहने पर संसद उन राज्यों के राज्य विषय पर कानून बना सकती है। 2 या 2 से अधिक राज्य यदि कुछ कहते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है 2 राज्यों में तो संसद जो होता है उन राज्यों के राज्य विषय पर कानून बना सकती है। संधि, अंतरराष्ट्रीय समझौते, प्रथाओं को लागू करने के लिए भी संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, राज्यों के विषय सहित पे, ठीक है ना। और किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी के, मान लीजिए कोई चीज है जो फेल हो गई है तो यहाँ पर राज्य में राष्ट्रपति का शासन लागू किया जा सकता है। तो ये काम किसका होता है? संसद का होता है। तो मान लीजिए दल बदल की नीति चल रही है, कुछ लोग सपोर्टर अपने वापस ले लेते हैं, विधायक किसी दूसरी पार्टी में मिल जाते हैं तो संवैधानिक मशीनरी कहलाती है। सफल हो जाने पर तो यहाँ पर क्या करता है, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है और तो राष्ट्रपति यह घोषणा कर सकता है कि उस राज्य के विधान मंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा होगा, उसकी कार्यपालिका के अधीन होगा, क्योंकि जो कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों पालिकाएं होती है राष्ट्रपति के अधीन होती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका संसद का कि संसद जो है किन किन चीजों में कानून बना सकती है, उसको कौन कौन से अधिकार मिले हैं, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे संवर्ती सूची आ गया। संवर्ती सूची में 52 विषय है, ठीक है, हालांकि अंतिम विषय 47 है जिन पर केंद्र तथा राज्य दोनों मिलकर कानून बनाने का अधिकार है। संवर्ती सूची केंद्र भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है, दोनों मिलकर बनाते हैं। इनमें महत्वपूर्ण विषय कौन कौन से हैं? जैसे आपराधिक कानून, क्योंकि ये देश में भी होता है, केंद्र के अंतर्गत भी होता है, राज्य में भी होता है। आपराधिक प्रक्रिया, विवाद, शिक्षा, नागरिक प्रक्रिया, आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन, कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाती है, ठीक है। संवर्ती सूची हो गया। अब यहाँ पर यह भी हो सकता है कि संवर्ती सूची में दिए गए किसी भी विषय पर
केंद्र तथा राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, परंतु केंद्र को प्रमुखता दी गई है। यानी समवर्ती सूची में ये होता है कि मान लीजिए केंद्र और राज्य दोनों इसमें कानून बना सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं, कुछ ऐसे कानून बनाने के अधिकार सिर्फ केंद्र को दिए गए हैं कि उसमें राज्य से ज्यादा पावर किसका होगा, केंद्र का होगा। ठीक है ना। यानी किसी विषय पर केंद्र तथा राज्य के कानून में टकराव या विरोध की स्थिति में केंद्र का कानून मानना होगा। मान लीजिए दोनों ने कानून को जो क्या कर दिया, पास कर दिया, बना दिया। अब यहाँ पे राज्य उस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है, वो चाहता है इसमें कुछ बदलाव और केंद्र करना नहीं चाहता है, तो लास्ट की स्थिति में क्या होता है कि केंद्र का कानून एक्सेप्ट कर लिया जाता है, मान लिया जाता है। परंतु यदि राज्य के कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति के सुरक्षित रखा गया हो और उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई हो, तो विरोध या टकराव के होते हुए भी राज्य का कानून प्रबल हो सकता है। राष्ट्रपति, मैंने पहले कहा, किसी भी कानून को पास करने के लिए राष्ट्रपति की सिग्नेचर की, साइन की, सहमति की जरूरत होती है, ये आपको पता है। ठीक है ना, आप एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट हैं। तो देखिए यहाँ पर जो समवर्ती सूची होता है, तो इसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनमें राज्य और केंद्र के बीच में मान लीजिए कोई कानून बनाया गया, उसमें टकराव विरोध होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे केंद्र का कानून मान्य होता है, लेकिन कभी तब मान्य होगा यदि राष्ट्रपति ने राज्य का जो कानून है उसको अस्वीकृत कर दिया हो। मान लीजिए यदि राष्ट्रपति ने राज्य के कानून को स्वीकृत के लिए अपने पास रख लिया है, मतलब वो स्वीकृत करेगा, हामी दे देगा, तो यहाँ पर जो है क्या होगा, विरोध टकराव के बावजूद भी राज्य का कानून ऊपर हो जाएगा। ठीक है, परंतु संसद बाद में कानून द्वारा राज्य के किसी ऐसे कानून को रद्द कर सकती है, तो उस वक्त राज्य का कानून सर्वोपरि होगा, लेकिन संसद बाद में उसको रद्द करवा सकती है। तो तीनों सूचियों में दिए गए विषयों की व्याख्या के बारे में कोई विवाद न्यायालय द्वारा तय किया जाता है। ठीक है, राइट। तो इस प्रकार की व्याख्या करते समय निम्न के सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है। अब कोई भी विवाद हो गया राज्य केंद्र के बीच में, जो विवाद होता है तो उसका निपटारा न्यायालय के द्वारा किया जाता है। किस तरह से किया जाता है, केंद्र और राज्य के बीच में जो विवाद होता है उसका निपटारा किस तरह से किया जाता है, एक क्वेश्चन क्रिएट होता है। तो इस तरह से किया जाता है कि तीनों सूचियों में यदि कोई विषय परस्पर व्यापी हो तो संघ विधायिका को प्रमुखता दी जाती है, यानी केंद्र को। ठीक है, प्रत्येक प्रविष्ट को प्रत्येक शब्द के अनुसार सबसे अधिक विस्तृत महत्व दिया जाता है, शब्द को यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट रखा जाता है। वह निश्चय करने के लिए कोई कानून किस प्रविष्ट के तहत है, उसके सारगर्भित अर्थ पर, यानी उसका अर्थ क्या निकल रहा है, इस पर भी विचार किया जाता है। राज्यपाल की भूमिका देख लेते हैं। ठीक है, राज्यपाल की भूमिका क्या है। ओके, अब देखिए हमारे संविधान में केंद्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है। ठीक है ना, यानी चाहे केंद्र में देखा जाए तो राष्ट्रपति को बिठा दिया जाता है, राज्य में देखा जाए तो राज्यपाल को बिठा दिया जाता है, तो ये संसदीय शासन प्रणाली कहलाती है। तो राज्यपाल जो होता है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। ठीक है, तथा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करता है। तो किसकी अध्यक्षता में, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता होती है, अगुवाई मुख्यमंत्री की होती है, लेकिन मंत्रिमंडल की सलाह पर वो कार्य करता है राज्यपाल। तो राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए करते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की अगुवाई में क्या करते हैं, वो काम करते हैं, और वह उनकी इच्छा तक अपने पद पर रहती है। ठीक है, किसके, राष्ट्रपति की इच्छा तक। ठीक है ना, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है राज्यपाल की, राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक राज्यपाल वहां रह सकता है, और कार्यकाल की समाप्ति पर से पुनः उसी राज्य का किसी दूसरे राज्य का राज्यपाल नियुक्ति किया जा सकता है। तो यदि मान लीजिए 5 साल पूरे हो गए, 5 साल का कामकाज होता है, और बाद में उसे किसी दूसरे राज्य के उसी राज्य का राज्यपाल फिर से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो संविधान के अनुसार क्या है, राज्यपाल की बहुत सी कार्यकारी, विधायी, न्यायिक तथा आपातकालीन शक्तियां हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर राज्यपाल की शक्तियां पूछता है तो आप लिख सकते हैं, पहला लिख सकते हैं कार्यकारी शक्तियां, दूसरा लिख सकते हैं विधायी शक्तियां, और तीसरा लिख सकते हैं न्यायिक, और चौथा लिख सकते हैं आपातकालीन। ठीक है, राइट। कार्यकारी शक्तियां, कार्य करने वाली कुछ शक्तियां होती जो राज्यपाल के बगैर नहीं हो सकते। विधायी यानी विधेयक वगैरह जो बनाए जाते हैं, भेजे जाते हैं, ठीक है ना, उस पे। और तीसरी न्यायिक, यानी कि न्याय से संबंधित, न्यायालय संबंधित जो काम होते हैं उस पे राज्यपाल की सिग्नेचर, हस्ताक्षर की जरूरत होती है। और तीसरा आपातकालीन शक्तियां राज्यपाल लगाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है,
तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति वह मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। लेकिन जो उस मंत्रिमंडल में मंत्री के नीचे जितने भी मुख्यमंत्री के नीचे जितने भी मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति मंत्री की सलाह पर की जाती है। तो वह अन्य बहुत सी नियुक्तियां भी करता है, जैसे राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, एडवोकेट जनरल, राज्य चुनाव आयुक्त आदि की नियुक्तियां राज्यपाल करता है। ठीक है, तो इसीलिए राज्य का समस्त कार्यकारी कार्य उसके नाम से जाना जाता है। तो जो कार्यकारी यहाँ पे हमने पहला देखा, देखिए इसकी शक्तियों में, राज्यपाल की शक्तियों में पहला कार्यकारी है। तो इसका मतलब यही है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति करता है, ठीक है ना, ये एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है, राज्य चुनाव आयुक्त आदि की नियुक्तियां करता है, इसीलिए कार्यकारी कार्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होता है। उसे विधानमंडल को संबोधित करने, संदेश भेजने, विधानमंडल के अधिवेशन बुलाने तथा उसे स्थगित करने और निम्न सदन को भंग करने के अधिकार प्राप्त है। कौन कौन से अधिकार प्राप्त है राज्यपाल को? सबसे पहली बात की राज्यपाल जो होता है विधानमंडल का अंग होता है, एक हिस्सा होता है। विधानमंडल को संबोधित वो करता है जब भी विधानमंडल मतलब विधान परिषद वगैरह जब स्टार्ट होती है। तो फिर संदेश भेजने का काम, विधानमंडल में कोई इमरजेंसी में कोई अधिवेशन बुलाना है, मीटिंग बुलानी, तो उसका काम, और उसे स्थगित करने का काम जो होता है। और साथ ही साथ जो निम्न सदन होता है विधानमंडल का, उसको भंग करने का अधिकार भी किसके पास होता है? राज्यमंडल के पास होता है। ठीक है ना, तो कौन कौन से काम होते हैं? राज्य विधानमंडल का अंग, उसे विधानमंडल को संबोधित करना, संदेश भेजना, 3 विधानमंडल के अधिवेशन बुलाना, 4 स्थगित करना, 5 और निम्न सदन को भंग करना, 6 काम हो गए। ये अधिकार हैं। और किसी विधेयक को कानून बनने से पहले राज्यपाल की स्वीकृति मिलना आवश्यक है। मैंने इसीलिए कहा है कि जिस तरह से एक राष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं केंद्र के पास में, उसी तरह से राज्य के पास में राज्यपाल की होती है। तो वह विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक से अपनी स्वीकृति रोक सकता है, ठीक है, और उसके पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। विधानमंडल विधेयक संशोधन या उसके बिना पुनः जो कानून है वो पारित करता है, तब राज्यपाल को अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है। मान लीजिए कोई कानून है, अब कोई विधेयक है जो विधानमंडल ने पारित कर दिया है, ठीक है ना, और वो राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए जाता है, तो राज्यपाल उसे पुनः विचार के लिए वापस भेज सकता है कि कुछ कमियां हैं, आप एक बार इसे फिर सोचिए। लेकिन विधानमंडल का जो विधेयक है उसमें संशोधन करके या बिना संशोधन के दोबारा जो है उसे राज्यपाल के पास भेज दिया जाता है, तो राज्यपाल को फिर मजबूर होकर स्वीकृति देनी पड़ती है, ला है अपना। तो किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है, और जब विधानमंडल का अधिवेशन ना हो रहा हो तो राज्यपाल आदेश जारी कर सकता है, ठीक है ना। तो राज्यपाल को किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किसी कानून के उल्लंघन के अपराध के लिए समाधान करने, सजा को कम करने, स्थगित करने का अधिकार है। बहुत सारे अधिकार, देखिए 6 हमने ऊपर देखे ना अधिकार, अब यहाँ पे 7 ले लीजिए, यहाँ पे 7 ले लीजिए अधिकार कि राज्यपाल को किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किसी कानून के लिए किसी व्यक्ति ने उल्लंघन कर दिया, कानून को नहीं माना है, उसको अपराध दिया जा रहा है, तो उसके लिए समाधान कर सकता है जिस तरह से राष्ट्रपति करता है। बस अपने माइंड में ही बिठाइएगा, ठीक है। फिर 8वां ले लीजिए, 8वां है सजा को कम कर सकता है वो, या स्थगित करने का भी अधिकार उसके पास होता है, ठीक है। अथवा किसी अपराध के दोषी व्यक्ति को किसी भी कानून से संबंधित किसी भी कानून के खिलाफ सजा देने, हटाने या मनाने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है, सेम जिस तरह से राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है ना। तो इतने सारे यहाँ पे अधिकार हैं, अधिकार और शक्तियां याद कर लीजिए। अब राज्यपाल से कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आप यही लिख दीजिएगा, ठीक है। अधिकार शक्तियां पूछेगा तो अच्छी बात है, भूमिका पूछता है तब भी यही आपको लिखना है। तो जहां तक राज्यपाल की आपातकालीन शक्तियों का संबंध है, जब कभी राज्यपाल को संतुष्ट हो जाए कि राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो इसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेज सकता है। अब देखिए आपातकालीन शक्तियां कब लगाता है, ये ऊपर हमने अधिकार में देखा था ना, यहाँ पे देखिए, है ना, कि ये देखिए आपातकालीन शक्तियां जो है, चौथा हमने देखा था राज्यपाल की शक्तियों में शक्तियां इतनी है, ठीक है ना, कार्यकारी, विधायी, न्यायिक और आपातकालीन। अधिकार कौन कौन से हैं, ये नीचे वाले अधिकार हैं। अब जो इसकी आपातकालीन शक्तियां हैं, वो आपातकालीन शक्तियां कब अपना यूज करता है, वो तब करता है जब उसको ये लगने लगता है कि जो राज्य का प्रशासन है वो संविधान के, अल्लाह के हिसाब से, कानून के हिसाब से नहीं चल पा रहा है, तो इसकी रिपोर्ट कहाँ कर देता है, राष्ट्रपति को भेज देता है। और ऐसी रिपोर्ट मिलने पर राष्ट्रपति राज्य सरकार की शक्तियां अपने हाथों में ले सकता है, और जिसको बोलते हैं राज्य में राष्ट्रपति शासन लगना, तथा राज्य विधानमंडल की शक्तियों को संसद के लिए सुरक्षित कर सकता है, ठीक है ना।
ओके। राज्यपाल द्वारा स्वविवेक का प्रयोग, इसे नहीं देखेंगे। स्वविवेक का प्रयोग कब होता है, मुख्य विवाद किस प्रकार के होते हैं, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति पर विवाद हो सकते हैं, ठीक है ना। राज्यपाल के मंत्रिमंडल को खारिज करना जो उसके अधिकार थे, विधानसभा को भंग करना, आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग, ठीक है ना, तो ये उसी अधिकार के अंतर्गत आ गए। राज्य का विधानमंडल, विधानमंडल को देख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि राज्य का है ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो सकता है। क्या विधायी कार्य प्रणाली, ओके। वित्त विधेयक के संदर्भ में नहीं, वित्त विधेयक के अतिरिक्त अन्य विधेयक के संदर्भ में नहीं, ऐसा नहीं है। राज्यपाल द्वारा राज्यपाल द्वारा वीटो का प्रयोग कब किया जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शक्ति है उसको दी गई है, ठीक है। तो जस्ट मैंने अभी ऊपर जो आपको बताया, जब कोई राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के सामने उसकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। जैसे क्या हुआ, कोई भी विधेयक है, कोई भी कानून बनाना है, तो विधायिका द्वारा राज्यपाल के सामने लाया जाता है उसको स्वीकृति दिलाने के लिए, उसको पास कराने के लिए, ठीक है ना। तो वहां पे अब राज्यपाल क्या कर सकता है, तो पहली बात कि अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकता है राज्यपाल, और जिसके पश्चात वह कानून बन जाएगा। यदि राज्यपाल ने स्वीकृति दे दी, सिग्नेचर कर दिया, हाँ कर दिया, में सिग्नेचर होता है, तो वो कानून बन जाता है, ठीक है ना। पहला हो गया वीटो का प्रयोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, अपनी स्वीकृति रोक सकता है, इस स्थिति में विधेयक कानून नहीं बनता। अपनी स्वीकृति देगा तो कानून बन जाएगा, अपनी स्वीकृति रोकेगा तो कानून नहीं बनेगा, ठीक है। ये दो हो गया। तीसरा, वित्त विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक को अपने संदेश के साथ वापस भेज सकता, सिर्फ वित्त विधेयक को वो नहीं रोक सकता, वित्त विधेयक उसे पास ही पास करना होगा। वित्त विधेयक के अलावा जितने भी विधेयक होते हैं वो अपने संदेश के साथ में उन्हें वापस भेज सकता है कि इसमें आप करेक्शन कीजिए, इसमें संशोधन करिए, या मुझे मंजूर नहीं है, इसमें कुछ कमियां हैं, ठीक है। राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को सुरक्षित रख सकता है। राज्यपाल को लगता है कि नहीं ये विधेयक सही नहीं है, तो क्या करता है कि राष्ट्रपति के लिए विधेयक को अपने पास रख लेता है। तो ये राज्यपाल का वीटो प्रयोग है, इसे देख लीजिएगा। हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे कि राज्यपाल की भूमिका और राज्यपाल के वीटो का जो अधिकार दिया गया है, वीटो से क्या समझते हैं, लिखिए, ठीक है। राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, यानी सिंपल सा है कि जब विधानमंडल का अधिवेशन ना हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, और यह अध्यादेश कानून के समान होता है। अधिवेशन होना जरूरी है, अब अधिवेशन नहीं किया गया तो अधिवेशन को करने के लिए राज्यपाल क्या करता है, अध्यादेश जारी कर देता है, नोटिफिकेशन निकाल देता है। और कोई भी अध्यादेश जिसे राज्यपाल ने जारी किया हो उसे विधानमंडल का अधिवेशन होने पर उसके समक्ष पेश किया जाना आवश्यक होता है। अब राज्यपाल ने जो भी अध्यादेश जारी किया, जब भी विधानमंडल का अधिवेशन होगा तो उसमें सबसे पहले वो पेश किया जाएगा, तथा अधिवेशन शुरू होने के 6 सप्ताह के बाद इसका प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। तो जब अधिवेशन शुरू हुआ, अधिवेशन शुरू होने के 6 सप्ताह के बाद इसका प्रभाव जो है वो खत्म हो जाता है, और इससे पहले उसे अस्वीकृत नहीं किया गया है, ठीक है ना, राइट। चलिए, ओके, चलिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या हमारे लिए, जैसे केंद्र और राज्यों के बीच 3 प्रकार की शक्तियां कौन सी है ना, तो हमें पता है केंद्र और राज्यों के बीच जो 3 प्रकार की शक्तियां हैं वही हैं केंद्र शक्ति और राष्ट्र शक्ति और संवर्ती सूची, केंद्र सूची, राष्ट्र सूची, संवर्ती सूची, ठीक है, ओके। चलिए, फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, राज्यपाल की आपातकालीन शक्तियां, जस्ट अभी चर्चा किया था, तो आपातकालीन शक्ति है, ठीक है ना, ओके। वित्त विधेयक को पारित करने के लिए विधायी प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, जस्ट अभी मैंने बताया आपको, वित्त विधेयक को पारित करने के लिए विधायी प्रक्रिया का वर्णन करना है, प्रशासन का विधानमंडल किन तरीकों से नियंत्रण रखता है। तो वित्त विधेयक को पारित करने के लिए क्या यहाँ पे वित्त विधेयक हमें देखने को मिला था, ये वित्तीय नियंत्रण वित्त विधेयक, ठीक है। यानी विधानमंडल की स्वीकृति के बिना ना तो कोई धन एकत्रित किया जा सकता और ना ही पैसा खर्च के लिए किया जा सकता है। तो इस प्रकार वित्तीय नियंत्रण रखकर विधानमंडल सरकार के कार्यक्रमों एवं कार्यकलापों पर नियंत्रण रखती है, और विधानमंडल में बहुमत होने के कारण सरकार अंत में वांछित धन की स्वीकृति विधानमंडल से प्राप्त कर सकती है। सरकार धन चाहती है, लेकिन विधानमंडल की स्वीकृति के बिना सरकार को धन नहीं दिया जा सकता है, ना तो अपने पास रख सकती है और ना ही खर्च के लिए दिया जा सकता है। इसे कहते हैं वित्तीय नियंत्रण। तो वित्त पर, पैसे पर, मनी पर, धन पर नियंत्रण रखती है कौन, विधानमंडल, और सरकार के कार्यक्रम एवं कार्यकलापों पर भी वो नियंत्रण रखती है, कहाँ क्या कितने पैसे खर्च हुए हैं। और विधानमंडल में बहुमत होने के कारण सरकार अंत में क्या करती है, जो भी उसको पैसे चाहिए होते हैं, वांछित धन चाहिए होते हैं, जितनी भी मनी, वो प्राप्त कर लेती है, क्योंकि उसकी सरकार होती है। लेकिन इस प्रक्रिया में काफी चर्चा
चर्चा होती है और इससे सरकार जनता की आवश्यकताओं से जुड़ी रहती है। ठीक है, राइट। तो ये हो गया बजट के माध्यम से वित्तीय नियंत्रण। ठीक है, ओके। चलिए, प्रशासन पर विधायी नियंत्रण, क्वेश्चन एक नीचे था ना, तो ये किस तरह से विधायी नियंत्रण किया जाता है प्रशासन पर। ठीक है, तो विधायी नियंत्रण तो विधानसभा प्रश्न करके, यानी विधानसभा के सदस्यों को सरकार से कोई भी प्रश्न पूछने का अधिकार होता है और जब मंत्री उत्तर देता है तब वे पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चर्चा, प्रश्न पूछने के अतिरिक्त सदस्य महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श चर्चा की भी मांग कर सकते हैं। ठीक है ना, और जैसे सार्वजनिक महत्व के विषय होते हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव वगैरह, स्थगन प्रस्ताव भी वहां पे रखे जा सकते हैं। भले इन प्रस्तावों की अनुमति ना दी जाए या स्वीकृत ना हो, तब भी सरकार को बहुत सी जानकारी देनी पड़ती है। ठीक है, चर्चा हो गई। बजट के माध्यम से वित्तीय नियंत्रण, व्यय के बाद नियंत्रण, ये देखिए, ये जो आप टॉपिक है प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के हैं। ठीक है ना, आप कहते हैं मैं इंपॉर्टेंट बताऊं, इसमें क्वेश्चन जितने अभी आए सभी इंपॉर्टेंट के अंतर्गत ही आ रहे हैं। ठीक है ना, प्रशासन पर विधायी नियंत्रण किस तरह से रखा जाता है। ठीक है, ओके। विधायी समितियों के माध्यम से भी नियंत्रण मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व होता है, तो इसे देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन है, प्रशासन पर विधानमंडल किन तरीकों से नियंत्रण रखता है। ठीक है ना, लंबा ये आपका यूनिट है। राज्य का मंत्रिपरिषद, राज्य का मंत्रिपरिषद यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्या, जैसे संघ सरकार के प्रतिमान पर राज्य सरकारों में मंत्रियों की निम्नलिखित श्रेणियां, जैसे संघ सरकार की श्रेणियां होती है ना, वैसे राज्य सरकारों में होती है, यानी मंत्री के नीचे कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति की जाती है, राज्य मंत्री बनाए जाते हैं, उप मंत्री बनाए जाते हैं। ठीक है ना, राइट, ओके। तो भारत सरकार में केवल कैबिनेट मंत्री ही मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेते हैं। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं सबसे ऊंचा पद होता है मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के बाद, तो यही से मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेते हैं। परंतु अधिकांशतः राज्यों में राज्य सरकार में बड़ी संख्या में मंत्रिमंडल भी बैठकों में भाग लेते हैं। ठीक है ना, मंत्रिपरिषद की शक्तियां और कार्य क्या क्या, इन्हें आप लोग देख लीजिएगा, मैं पढ़ाऊंगी तो बहुत लंबी हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। चलिए, अब क्या यहाँ पे कुछ और भी है क्या इसमें, नहीं। मुख्यमंत्री की भूमिका क्या ये इंपॉर्टेंट हो सकता है मुख्यमंत्री की भूमिका। देखिए, जिस तरह से केंद्रीय सरकार में प्रधानमंत्री सभी काम करता है, उसी तरह से राज्य सरकार में मुख्यमंत्री काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि जो राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है ना, वो मंत्रिपरिषद के पास होती है। ठीक है, और इस शक्ति का प्रयोग करके मुख्यमंत्री एक बहुत ही विशेष भूमिका होती है मुख्यमंत्री की, यानी जो कार्यपालिका की शक्ति होती है वो मंत्रिपरिषद के पास होती है और मुख्यमंत्री इस मंत्रिपरिषद की शक्ति का प्रयोग करता है। ठीक है, और बराबर वालों के बीच पहले नहीं बल्कि राज्य सरकार की कार्यपालिका के प्रधान चालक होते हैं मुख्यमंत्री। ठीक है, राइट। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, हल्के में चलते चलते देख लें। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और राज्यपाल की इच्छा रहने तक पद पर रहता है, नहीं तो फिर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। लेकिन जब विधानसभा में किसी एक दल का स्पष्ट बहुमत होता है तो इन मामलों में राज्यपाल की भूमिका नाम मात्र की होती है। यानी जब एक दल की सरकार होती है तो राज्यपाल की भूमिका नाम मात्र किस लिए होती है, क्योंकि एक दल की सरकार है, एक ही पार्टी की सरकार है, तो वो गिरेगी, सीधी सी बात है, 5 साल चलेगी। लेकिन जब बहुदलीय सरकार होती है, 2-3 दलों को लेकर के बनाई होती है, तो उनमें खींचातानी होती है, तो यहाँ पे राज्यपाल की भूमिका इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है ना, और उसे बहुमत दल के नेता को ही सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना होता है, किसे, राज्यपाल को। और जब तक उसे विधानसभा का विश्वास प्राप्त है उसे राज्यपाल पदच्युत नहीं कर सकता, किसे, मुख्यमंत्री को। ठीक है ना, राइट, उसके पद से नहीं हटा सकता। और एकमात्र अपवाद शायद उस समय उत्पन्न हो सकता है जब बहुमत दल विधानसभा में अपना नेता बदलता है। ठीक है, फिर राष्ट्रपति शासन लगता है। तो ये हो गया मुख्यमंत्री के बारे में। ठीक है, मंत्रिपरिषद के संबंध में मुख्यमंत्री की शक्तियां कौन कौन सी है इसे आप देख लीजिएगा और इसमें आप मुझे बता दीजिएगा। यदि आपको पूरा लेसन पढ़ना है तो मैं भी पढ़ा दूंगी। मुझे लगता है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा और आपकी भी फिर यही कंप्लेन होती है कि मैंने सब कुछ पढ़ा दिया, इसलिए मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट ले रही हूँ। इंपॉर्टेंट तो सभी है क्योंकि आपका सब्जेक्ट है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है, अगर राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री की क्या शक्तियां हैं, तो राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री की शक्तियों का उल्लेख संविधान में कहीं पे भी नहीं किया गया है। राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में मुख्यमंत्री से विचार विमर्श करने की परंपरा स्थापित करने का प्रयास किया गया था कि राज्य में यदि राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है तो मुख्यमंत्री से एक बार पूछ लिया जाए उस राज्य के। ठीक है ना, और इसका भी केंद्रीय सरकार ने कई बार पालन नहीं किया। लेकिन
सिर्फ प्रयास किया गया, केंद्र सरकार ऑटोमेटिक अपने आप जो है राज्यपाल की नियुक्ति कर देती है। और दूसरी एकमात्र शक्ति जो अप्रत्यक्ष रूप से संविधान से प्राप्त की जा सकती है वह है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राज्यपाल के नाम में किया जाता है। तो राज्यपाल की सार्वजनिक उपस्थिति ऐसे समय पर उनके भाषण मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद द्वारा निर्धारित किया जाता है। ओके, बहुत कम है। विधानमंडल के संबंध में मुख्यमंत्री की शक्तियां कौन कौन सी है देख लीजिएगा। मंत्रिपरिषद की शक्तियां और कार्य कौन कौन से, जस्ट अभी ऊपर हम लोग पढ़ के आए मंत्रिपरिषद की शक्तियां और कार्य, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा, ये मंत्रिपरिषद के संबंध में मुख्यमंत्री की शक्तियां वही है, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से हमारा ये जो फर्स्ट मतलब कि सेकंड ब्लॉक का जो फर्स्ट यूनिट है वो फिनिश्ड हो गया है यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, मैंने एकात्मक पक्ष कहा था, एकात्मक के साथ में संघ या संघात्मक पक्ष वाला संविधान कहते हैं, ठीक है ना। तो हमारा संघीय सिद्धांत है और संघात्मक पक्ष वाला संविधान आप इसे कह सकते हैं। ओके, राइट। चलिए, तो आज का ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और अच्छा लगे तो कमेंट्स करके जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है ना हम सेकंड यूनिट नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे, ठीक है, राइट, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा। तो हमारी जो नेक्स्ट यूनिट होगी राज्य सचिवालय संगठन एवं कार्य होगा, ठीक है ना, राइट। तो चलिए फिर, टेक केयर, बाय।